नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। शरद और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग पर संजय राउत का बड़ा बयान, कही ये बात। 2024 में जीत के हैट्रिक के लिए बीजेपी का मुश्किल फैसला, क्या एनडीए के घटक दलों को होगा मंजूर। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी समूहों के एक्सटॉर्शन रैकेट पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, रंगदारी के पैसों से खरीदी जा रही है चीनी हथियार। स्वतंत्रता दिवस से पहले छवानी में बदली कश्मीर घाटी, ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ ने किया ये इंतजाम। आज यहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में अभी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग ने बताया कब बरसेंगे बदरा। अब समाचार विस्तार से। शरद पवार और अजीत पवार की बगावत के बाद बार बार मिलने से महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल तो खड़े होने ही लगे हैं। महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये समझ पाना अभी मुश्किल है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के सीक्रेट मीटिंग पर उद्धव ठाकरे के दिग्गज नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि जब पीएम मोदी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं तो उनके मिलने पर क्या आपत्ति है, वे दोनों क्या मिल नहीं सकते। बता दें कि शनिवार को चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच पुणे में एक सीक्रेट मुलाकात हुई, जिसके बाद बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अजीत पवार के एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार को लगातार मनाने की कोशिश जारी है। बगावत के बाद से दोनों नेताओं के बीच तीसरी मुलाकात हुई। चुनावी मौसम में ये मुलाकात इंडिया गठबंधन को बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेल होने जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक बड़ी और सीक्रेट मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात की ये बात सीक्रेट नहीं है। हालांकि चाचा भतीजे के बीच इस गुप्त बैठक में क्या चर्चा हुई है, ये साफ नहीं हो पाया है और ना ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है। बता दें कि पुणे में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे ये बैठक हुई। पार्टी में बगावत के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच ये तीसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि बगावत के बाद अजीत पवार लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि शरद पवार मान जाएंगे? क्या शरद पवार एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेंगे? क्या चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एनसीपी में हुई दो फाड़ अब खत्म होकर पार्टी एक हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो चाचा भतीजे के लगातार हो रही बैठक के बाद सियासत के मैदान में गोते लग रहे हैं, जिसका जवाब तो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास इसका जवाब है वो अभी कुछ कहने से बच रहा है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी ही मुलाकात हो चुकी है। इन सब से पहले बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी मुलाकात हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले तस्वीर ये भी है जब बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई को रात करीब 10 बजे अजीत पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद अजीत पवार ने कहा था कि चाचा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी इस बार लोकसभा सीट वाइज न केवल अपने पार्टी के उम्मीदवारों की तलाश के लिए कई स्तरों पर फीडबैक ले रही है, बल्कि सर्वे भी करा रही है। लोकसभा सीट की उन सीटों पर भी उतनी ही मेहनत कर रही है जहां से फिलहाल एनडीए के सहयोगी दलों के नेता सांसद हैं। बीजेपी ने अगले आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मुश्किल फैसला किया है। विपक्षी दलों के इंडिया के बैनर तले एकजुट होने के बाद अब बीजेपी राजनीतिक रूप से 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि विपक्षी दलों की एकजुटता के मिशन के बीच 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए के 39 घटक दलों की बैठक बुलाकर सबको लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाजे से सक्रिय कर दिया गया।
बीजेपी ने शुक्रवार 11 अगस्त को संसद भवन परिसर स्थित पार्लियामेंट में एनेक्सी में अपनी पार्टी समेत एनडीए में शामिल सभी सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं के दिन भर दिन बैठक कर रहे एक सुर में बोलने की नसीहत भी दी है। अब ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा सीट वाकई न केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तलाश के लिए बल्कि स्तरों पर फीडबैक ले रही है, सर्वे करा रही है, बल्कि पार्टी लोकसभा की उन सीटों पर भी उतनी ही मेहनत कर रही है जहां से फिलहाल एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं सांसद हैं या जिन सीटों से एनडीए के नए और पुराने साथी 2024 को लेकर तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर लगातार फीडबैक ले रही है और जरूरत पड़ने पर इस फीडबैक को सहयोगी दलों के साथ भी साझा किया जा सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जिन सीटों की मांग कर रहे हैं, बीजेपी उन सीटों से सहयोगी दलों से ये भी जानकारी निकाल रही है कि अगर एनडीए कोटे से वो सीट उन्हें दी जाएगी तो वे वहां से किसे उम्मीदवार बनाएंगे और उस सीट से उसके जीतने का आधार क्या होगा और संभावना क्या होगी। अगर घटक दलों के बीच किसी सीट विशेष पर मामला फंस जाएगा, जैसे कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है, तो ऐसे सूरत में अंतिम फैसला भी बीजेपी अलकमान ही करेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना एवं एनसीपी के बीच कई लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंसने की पूरी संभावना है और ऐसा होने की स्थिति में बीजेपी दोनों दलों की बैठक बुलाकर उम्मीदवार के जीतने की संभावना के आधार पर ही फैसला करेगा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा एवं जितेंद्र राम मांझी, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर एवं संजय निषाद, पंजाब से सुखदेव सिंह ढींढसा सहित कई अन्य राज्य से बीजेपी के सहयोगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के सामने अपनी मांग रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले सभी सहयोगी दलों से सीट वाइज उम्मीदवार का नाम मंगाएगी और जीतने की संभावना और राज्य विशेष से राजनीतिक माहौल के लिए फायदेमंद होने की स्थिति में ही वो सीट उन्हें दी जाएगी। आपको बता दें कि 2019 को लोकसभा चुनाव में देश की 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अकेले सिर्फ 436 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दे दिया था। पार्टी इस बार 425 में से 450 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए बीजेपी ये कोशिश करेगी कि अपने 40 के लगभग सहयोगी दलों में ये सिर्फ 10 से 12 सहयोगी राजनीतिक दलों को ही लोकसभा सीटें दी जाए और बाकी सहयोगी दलों को एमएलए या एमएलसी या फिर किसी अन्य राजनीतिक पद का वादा कर एनडीए गठबंधन को मजबूत रखा जाए। समय आने पर बीजेपी अपने इस वादे को पूरा भी करेगा। हालांकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी के दावेदारों को ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले एवं टिकट मांगने वाले नेताओं को भी बीजेपी के कड़े उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मणिपुर हिंसा के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुट के एक्सटॉर्शन रैकेट को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बॉर्डर के उस पार यानी म्यांमार में रह रहे उग्रवादी गुटों के भारत में चल रहे एक्सटॉर्शन रैकेट को भी खत्म करना है। मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुट एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए हर साल वसूले गए करोड़ों रुपए की मदद से भारी संख्या में चीनी हथियार खरीदे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा बलों समेत आम लोगों के खिलाफ हमले के जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं पैसे में खरीदे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुटों के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश में हो रहे उग्रवादी गुट की नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों मणिपुर हिंसा के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुट के एक्सटॉर्शन रैकेट को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद है बॉर्डर के उस पार यानी म्यांमार में रह रहे उग्रवादी गुटों के भारत में चल रहे एक्सटॉर्शन रैकेट को भी खत्म करना।
सुरक्षा एजेंसी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुट के एक्सटॉर्शन रैकेट पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे पता चलता है कि कौन सा उग्रवादी गुट हर साल कितने करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य में पिछले कई सालों से एक्सटॉर्शन रैकेट का खेल चल रहा है, जिसके तहत उग्रवादी गुट नॉर्थ ईस्ट में रह रहे व्यापारियों, पेट्रोल पंप मालिकों, मोटर मालिकों, होटल के मालिकों समेत कॉन्ट्रैक्टरों से भी वसूली करते रहे हैं। मोटर मालिकों, होटल के मालिकों समेत कॉन्ट्रैक्टरों से भी वसूली करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में जुट गई है। नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय अभी उग्रवादी गुटों की तरफ से चलाए जा रहे एक्सटॉर्शन रैकेट की खास डिटेल्स मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि हर साल कौन सा गुट कितने करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य में मुख्य तौर से सक्रिय उग्रवादी गुट हर एक वाइन शॉप से एक साल में 50,000 रुपए, मेंबर विजिलेंस काउंसिल से 20,000, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से 1 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्टरों से 2 लाख रुपए, लोकल व्यापारियों से करीब 5,000 रुपए और नॉन लोकल व्यापारियों से 30,000 रुपए तक की वसूली करते हैं। ठीक इसी तरह से ULFA जो असम से सक्रिय है और मुख्य तौर से चाय बागानों से हर साल करोड़ रुपए की वसूली करता रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर म्यांमार के इलाके में रह रहे NSCN के गुट काडर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में एक्टिव, जो कि आम लोगों से पैसों की वसूली करते रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ठीक इसी तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया में सक्रिय गुट NLFT-BM भी भारतीय इलाकों में अपने काडर के जरिए व्यापारियों और आम लोगों के साथ स्थानीय कॉन्ट्रैक्टरों से डरा धमका के पैसे की वसूली कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों की तरफ से टैक्स और एक्सटॉर्शन उनकी आय का मुख्य जरिया है। इन सभी गतिविधियों से होने वाली आय का उपयोग उग्रवादी गुट हथियारों की खरीद करने और साथ साथ अपने दूसरी जरूरतों को पूरी करते हैं। उग्रवादी गुटों के बड़े नेता विदेशों में अपने परिवार के साथ रहकर इन पैसों से आलीशान और शानदार जीवन जीते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के साथ जारी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन और युद्ध विराम होने की वजह से ही इन उग्रवादी गुटों के कई बार इसका फायदा मिलता है, जिसके जरिए इन्हें अपने इलाकों में काम करने की आजादी मिलती है, जिसका एक टैक्शन और वसूली का रैकेट बड़े आराम से चलता है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उग्रवादी गुटों के कैडर बिना हथियारों के स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और धन उगाही करते हैं। गौरतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी न युवकों को आतंकवादी समूह के प्रभाव का शिकार होने और जबरन वसूली गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल है जो कि कोरियर का काम करती हैं। स्वतंत्रता दिवस को सुचारू रूप से मनाने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। BSF के गश्ती दल की कई टीम लगातार निगरानी कर रही है। भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बेहद खास मौके पर उत्तरी कश्मीर के समीपवर्ती इलाके में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इनपुट है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर शांति भंग करने के लिए सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले 1 महीने में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समीप पर सुरक्षा बलों ने करीब 1 दर्जन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। घुसपैठ की इन कोशिशों के दौरान आधा दर्जन आतंकी मारे गए। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पूरे नियंत्रण रेखा घने जंगल में ढकी हुई है, जिससे आतंकवादी समूह को कश्मीर क्षेत्र में घुसपैठ करने का मौका मिलता है। कुपवाड़ा जिले में सीमा पार के आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। उत्तरी कश्मीर में अग्रिम चौकियों में से एक चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल दिन रात सीमाओं की निगरानी करते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि घुसपैठ की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सके। नियंत्रण रेखा के ऊंची इलाकों की रक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल अपने सैनिकों को न केवल पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए बल्कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को चुस्त बनाने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। LOC के नजदीक अग्रिम स्थानों पर तैनात सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। नए उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करने वाला अधिक
ऊंचाई वाले इलाकों में दिन रात गश्त की जाती है। नशीले पदार्थों और हथियारों और गोला बारूद की तस्करी को रोकने के लिए एलओसी के करीब के इलाके में समय समय पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जाता है। सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि अधिकारी हर परिस्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। अधिकारी अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं, वही दुर्गम सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हर तरह सहायता और सुविधा प्रदान की जाती है। युद्ध जैसी स्थितियों में सैनिकों को प्रेरित और शारीरिक मानसिक रूप से फिट रखना सबसे कठिन कार्य में से एक है। इसलिए जवानों को हर दिन सुबह से कठिन परीक्षण सत्र से गुजरना पड़ता है, जो उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत रखता है। इसके लिए कम जगह और कम समय कठिन परीक्षण करना यहाँ देखने को मिलता है। सरकार ने सुरक्षा बलों को नवीनतम और सर्वोत्तम उपकरण उपलब्ध कराए हैं। सैनिक इन नवीनतम हथियारों और गोला बारूद के साथ परीक्षण भी ले रहे हैं। ऐसे में दुश्मन इस नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सकता, जहां से देश के वीर सपूत रखवाली कर रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास की जगह पर बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के महीने में आगे भी बारिश की संभावना कम ही है। हालांकि 14 से 15 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से मानसून की बारिश मानो बाय बाय बोलकर चली गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय भारी गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। वहीं 14 और 15 को हल्की फुल्की बारिश यानी बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगस्त को कम बारिश होने का पूर्ण अनुमान लगाया था। पिछले पूरे हफ्ते धूप में तपिश का एहसास होता रहा। हालांकि गर्मी ने बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज हवाएं चलने का पूर्ण अनुमान लगाया है। ऐसे में गर्मी का एहसास कुछ हो सकता है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो अभी भी मौसम के सामान्य में। अब रविवार को तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। बादल छाए रहेंगे। स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में तेज बारिश की संभावना एक हफ्ते तक काफी कम है, यानी आने वाले हफ्ते में मौसम शुष्क बना रहेगा। 13 अगस्त तक मॉनसून ट्रफ दिल्ली के आसपास नहीं है। इसके बाद 14 व 15 अगस्त को राजधानी में हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में सोमवार से शुरू हो रहे नए सप्ताह के 7 दिन अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री तक रह सकता है। भारत मौसम विभाग ने 13 अगस्त और 14 अगस्त को उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में 13 अगस्त को अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी में बारिश की आसार है, जिसमें से 1-2 जगह पर भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे ही पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर उसके आसपास के क्षेत्र में भी इस दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, सीतापुर, श्वास्ती और आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 14 अगस्त को पश्चिमी यूपी में पूर्वी यूपी की अपेक्षा ज्यादा जगह बारिश हो सकती है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।